स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप लर्न कर रहे हो। और आपकी स्क्रीन में साउंड प्रॉपर आ रहा होगा, तो हम लोग प्रोसीड करते हैं। अभी तक जो क्लास हुई है थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअली अगर कोई कंसर्न है तो आप उसको रेज कर सकते हो, और अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब क्लियर है, अच्छी बात है। आपने काफी कुछ पढ़ लिया फोर्सेस को लेकर के, कई सारे फोर्सेस पढ़े अपने डिटेल में, न्यूटन्स के लॉज पढ़े हुए, एफ इक्वल टू एम को अप्लाई करना सीख रहे हो, उनको अप्लाई करने में कंस्ट्रेंट रिलेशन आ रहा है उसको भी सीख रहे हो, और आपने देखा है कि समेशन टी डॉट ए टी डॉट बी से हम कंस्ट्रेंट रिलेशन तुरंत पता कर लेते हैं और काफी हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वार्म अप करने के लिए, और फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ और कंस्ट्रेंट को लर्न करेंगे। लेट्स से आपको कुछ ऐसा बोला जाता है कि यू गॉट अ अरेंजमेंट लाइक दिस। यहाँ पर एक पुली लगी हुई है, पुली को आपने यहाँ से स्ट्रिंग से टाई कर रखा है। फिर यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, there is one more pulley hanging over this. With this there is a block, as well as there's a fixed surface. Let's say this is a block. Alongside this कुछ ऐसा बना के बताया कि एक और इस तरह से पुली लगाया गया, maybe like this. उसके साथ एक और स्ट्रिंग को वही स्ट्रिंग इस पे रैप्ड है। Then there is one more pulley. And this sealing is, let's say, even larger like this. It is hanging like this. And this, let's say कि यहाँ पर फिक्स कर दिया गया, इतना ही रखते हैं। एक ब्लॉक को यहाँ पे हैंग कराया गया, some sort of this. सारी पुलिस आइडियल है और दैट मीन्स मासलेस है। स्ट्रिंग, एक बड़ी सी स्ट्रिंग, आपको कई सारी स्ट्रिंग्स नजर आ जाएंगी। एक तो ये स्ट्रिंग होगी इस पर जो इधर से रैप्ड है, और एक स्ट्रिंग यहाँ से ऐसा जा रहा होगा, इसके ऊपर से ऐसे पास कर रहा होगा, इसके पास से ऐसा करके ऐसे जा रहा होगा, और एक स्ट्रिंग ये, बाकी ये छोटा छोटा स्ट्रिंग्स लगा हुआ है। तो कई सारी स्ट्रिंग्स आपको नजर आ रही हैं, और लेट्स इनके कुछ नाम दे देते हैं कि हमारे पास M1 ब्लॉक था और ये M2 था। अगर आपको ये बताया जाता है कि आपका ये जो M1 है या M2 है, कोई भी एक, लेट्स से M2 है, अगर ये डाउन साइड जा रहा है और इसका ये जो एक्सेलरेशन है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ M1। सो बेसिकली M1 और M2 में अपने को एक रिलेशन पता करना है, और फिर M2 का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड दिखाया गया है, उसकी वैल्यू यूज करके हम M1 के एक्सेलरेशन को पता करना चाहेंगे। ड्रॉ कर लीजिए, सॉल्व कीजिए, मैं आपके लिए 1 मिनट देता हूँ टाइम और अपना आंसर निकालने का। तो स्टार्ट विद, आप M1 के एक्सेलरेशन को अपने चॉइस के हिसाब से एज्यूम कर सकते हो, अप साइड डाउन साइड जो भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद आप उसकी इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व करोगे। Everybody has to try, so try.
गलत सही जो भी आएगा हम लोग चेक कर लेंगे। -12 आया, तो आप ऐसा बोलो कि कितना मैग्नीट्यूड है और क्या डायरेक्शन है। माइनस और प्लस तो आपके एक्सेलरेशन एज्यूम करने के हिसाब से आ जाएगा। अपवर्ड्स, ओके। ओके, ट्राई कर लिया आप लोगों ने। सो कई लोगों ने अपवर्ड और 12 बोला है, इसका मतलब वो आना चाहिए। Anyway, मैं सॉल्व करूं तो आपको नहीं पता है M1 ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन कंसीडर इट आइदर अपसाइड और डाउन साइड, क्योंकि ये पता है आइदर अपसाइड जाएगा और डाउन साइड जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से कि हम इसको अपवर्ड कंसीडर करते हैं, तो अपवर्ड कंसीडर करेंगे और तब भी हमारा आंसर आएगा, डाउनवर्ड कंसीडर करेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आया तो वही डायरेक्शन मानेंगे, अदरवाइज को रिवर्स कर देंगे। तो लेट्स से ये हमारा A1 है और ये जो गिवन था वो A2 था। सो अपने को क्या करना है, टेंशंस के बारे में पता करना है। लेट्स से कि ये जो बड़ी सी स्ट्रिंग है इसका टेंशन T पकड़ लेते हैं, बड़ी सी स्ट्रिंग का टेंशन T है। देन यू विल रियलाइज कि ये T है और ये T है, तो इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा M2 वाली स्ट्रिंग पर, तो आपको पता चलेगा वो 2T आ रहा है। देन उसका T है तो इस वाली स्ट्रिंग पे कितना जाएगा, अगर इस वाली स्ट्रिंग का टेंशन T है तो ये डाउन साइड का दोनों सम इसके बराबर रहा होगा, इसका डाउन साइड वाले में हाफ रहा होगा, तो ये T/2 रहा होगा। सो इसका जो टेंशन अपवर्ड है वो T/2 है। सो ये टेंशन कैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है आपको समझ में आया। किसी एक को T मान लो, किसको भी मानते हो आपकी चॉइस है। तो मैंने ये बड़ी वाली स्ट्रिंग का टेंशन T माना और फिर इस पुली को देखा तो इस पर T ऊपर था तो 2T नीचे आएगा, तो नीचे वाले में 2T आ गया। फिर इस वाली पुली को देखा, ऊपर T था नीचे दोनों बराबर रहे होंगे, तो ये दोनों बराबर वाले का सम T के बराबर आएगा। इसका मतलब है वो जो बराबर वाले नंबर है वो T/2 होंगे। तो एक तो ये अपने को काम करना था। जैसे ये काम किया इसके बाद आप बोलोगे कंस्टेंट रिलेशन का इक्वेशन हमारे पास होता है। कंस्टेंट रिलेशन है समेशन ऑफ T डॉट A हैज टू बी इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आप लिखोगे T डॉट A फर्स्ट ब्लॉक के लिए लगाना है और T डॉट B सेकेंड के लिए अप्लाई करना है और इसको 0 क्लेम करना है। फर्स्ट के लिए क्या जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये बनेगा T का मैग्नीट्यूड विच इज T/2, A का मैग्नीट्यूड विच इज A1, cos 0 आएगा सेम डायरेक्शन में और ये अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस आ जाएगा, तो माइनस T उसका मैग्नीट्यूड कितना जा रहा है टेंशन का, ट्वाइस T। एक्सेलरेशन A2 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से T को एलिमिनेट कर दो तो अपने पास आ रहा है A1/2 इज इक्वल टू ट्वाइस A2। बेसिकली अपने को ये पता चल रहा है कि A1 की वैल्यू 4 टाइम्स A2 के बराबर आ जाएगी। तो अपने को A1 और A2 में क्या रिलेशन चल रहा है ये पता चल गया। और आप देखोगे कि A1 और A2 में रिलेशन इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो नेटवर्क ऑफ पुलिस स्ट्रिंग कैसा है। तो जरूरी नहीं कि वो दोनों बराबर हो, डबल हो, 4 टाइम्स हमेशा रहे। इट डिपेंड्स ऑन दैट थिंग। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर हमने A1 का मैग्नीट्यूड निकालना है तो 4 टाइम्स A2 का मैग्नीट्यूड जो कि 3 था और ये 12 आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। इसका मतलब है A1 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। दैट मीन्स जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की थी वही डायरेक्शन करेक्ट है, तो हम बोलेंगे अपवर्ड्स 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सपोज कल अगर हमने डाउनवर्ड माना होता और ये निगेटिव आती
तो हम बोलते हैं 12 एज अ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिवर्स करके ऊपर कर देते हैं, तो अल्टीमेटली ये ऊपर जाएगा। सो अपने को फाइनल डायरेक्शन भी मिल जाएगी और फाइनल मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा, बता सकते हैं। और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि अब अगर कभी आपको फ्यूचर में आप सभी लोग इंजीनियर बनने वाले, मोस्ट ऑफ यू, सो इंजीनियरिंग जब आप कर रहे होगे या फिर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इंडस्ट्री में काम कर रहे होगे या फिर आपको कोई चीज डिवाइस करनी होगी, तो अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को मूव करा करके दूसरे ऑब्जेक्ट को मूव कराना हो और अगर आपको उसका एक्सेलरेशन बढ़ाना हो, तो आप देख सकते हो कि इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन को बढ़ा सकते हैं। आई मीन लाइक अगर आपको आपके पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट है कि अब एक ब्लॉक को मूव कराते हैं तो दूसरे का अपने को एक्सेलरेशन मल्टीपल टाइम बढ़ाना है, सो यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट आप कई तरह से क्रिएट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे पुलिस को कनेक्ट करते हो। सो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन के 4 टाइम्स जा रहा है। सो कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा मूवमेंट करा करके किसी ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा मूवमेंट कराना चाहते हैं। आपने अब ऐसा भी देखा होगा कि हम कम फोर्स लगा करके हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कराना चाहते हैं। आप कभी इंडस्ट्री में कभी किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के इनसाइड में गया हो तो इस तरह के काफी अरेंजमेंट्स रहते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स रहते हैं। सो इस लाइक कि हम छोटा सा फोर्स लगा करके एक बड़े से फोर्स को क्रिएट कर सकते हैं, छोटा सा एक्सेलरेशन देकर के बड़ा सा एक्सेलरेशन क्रिएट कर सकते हैं, ज्यादा वेलोसिटी अचीव कर सकते हैं। तो कई बार इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन को मैग्नीफाई कर सकते हैं, वेलोसिटीज को भी मैग्नीफाई करा सकते हैं अरेंजमेंट बना करके। एक और एग्जांपल लेते हैं तो उससे और आप रिलेट कर पाओगे। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल है, अपने पास एक ये पुली है और ये एक स्ट्रिंग है, एक यहाँ पे स्ट्रिंग है, एक यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ फिर से एक पुली है एंड देन देयर इज वन स्ट्रिंग, another string, then we have another pulley over here, and you can repeat this, keep on repeating this arrangement the number of times you want, या फिर कोई और भी अरेंजमेंट आप क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन निकलते हैं, फोर्सेस को इंक्रीज कराना, टेंशन को इंक्रीज कराना एंड ऑल दैट। लेट्स से अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर जाते हैं तो लेट्स से कि इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है, इसको यहाँ पर भी फिक्स कर दिया है, इसको यहाँ पर भी फिक्स कर दिया है, और यहाँ पर एक ब्लॉक को हैंग करा दिया। लेट्स से ये जो मास है हमारे पास 4 kg का है और जो स्ट्रिंग सीलिंग से कनेक्टेड है, सीलिंग से कनेक्टेड है, इस स्ट्रिंग का टेंशन T है। क्वेश्चन इज फाइंड T। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट कुछ प्रैक्टिकल चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ इसलिए इसको दिया है। सो we can have this tension value depend upon this 4 kg block. So how much that value is, पहला तो ये simple question है। आपने 640 न्यूटन बताया, तो आप पाओगे कि क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्या करने का, आप इसका टेंशन पकड़ लोगे तो इसका टेंशन लेट से हमारे पास T डैश है, तो ऊपर वाली स्ट्रिंग पर आओगे, ऊपर वाली स्ट्रिंग इसको दोनों को T डैश को बैलेंस कर रही है। इस पुली का BD से पता चलेगा अपने को कि इसके पास 2D डैश आएगा। फर्दर अप जाओगे तो ये 4T डैश आ जाएगा, फर्दर अप जाओगे तो ये 8T डैश आ जाएगा, फर्दर अप जाओगे तो ये 16T डैश आ जाएगा।
सो आपको क्या पता चला? आपको पता चला जो टी की वैल्यू है वो 16 टाइम्स टी डैश है। ऑल्सो यू नो कि इसमें कुछ भी मूव करने वाला तो है नहीं, क्योंकि ये फिक्स्ड है, तो ये ज्यादा नीचे जा नहीं सकता, कंस्टेंट है। इसका जब आप बीडी बनाओगे तो ये टी डैश अपने वेट को बैलेंस कर रहा होगा इस ब्लॉक के वेट को। तो टी डैश मस्ट बी इक्वल टू एम जी, which is basically 40 Newton. So how much T is coming? T is coming like 16 times of 40 Newton. 640 Newton. Now you see कि जब कभी हमको कभी जरूरत पड़ती है ऐसा करने के लिए, फोर्स को मैग्नीफाई करने के लिए, लेट्स से यहाँ पे कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को आपको मूव कराना था, बड़ा सा ऑब्जेक्ट होता मूव कराना था, और उसको मूव कराने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत है, या फिर आगे चलोगे पढ़ोगे कि हमको उसको एलोंगेट करना था, डिफॉर्मेशन क्रिएट कराना था। और आपके पास क्या है कि आपके पास ज्यादा वेट नहीं है और आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना है, तो आप क्या कर सकते हो कि इस तरह से पुलिस का अरेंजमेंट कर सकते हो, एक छोटा सा फोर्स लगाओगे और जो भी आप फोर्स अप्लाई करोगे उसका 16 टाइम्स इसको मिल जाएगा। तो हम फोर्स को मैग्नीफाई कर सकते हैं, और उससे कितने टाइम्स मैग्नीफाई करना वो हम लोग अरेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक अरेंजमेंट बन रहा है और आप देखोगे हर एक पुली 2 टाइम्स करती जा रही है, हर एक पुली 2 टाइम्स टेंशन को बढ़ाती जा रही है। अगर हम पुलिस के कॉम्बिनेशन को और बढ़ाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पर कितना भी फोर्स क्रिएट किया जा सकता है। सो अ स्मॉल फोर्स कैन बी converted into a large force by using combination of pulleys and strings, and it can be done. आपने लिखा is there a maximum threshold to which we can magnify a force, or can we get infinity large force? तो अगर हम फोर्स बढ़ाते रहेंगे, सपोज कर लीजिए ये सभी सेम स्ट्रिंग है, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो कौन सी स्ट्रिंग पहले ब्रेक करेगी? आप क्या करोगे, जब फोर्स बढ़ाते जाओगे तो कभी ना कभी स्ट्रिंग की कैपेसिटी को क्रॉस कर जाएगा, उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को क्रॉस कर जाएगा, और किसी भी एक स्ट्रिंग को ज्यादा टाइट करोगे, ज्यादा पुल करोगे, टेंशन दोगे तो ब्रेक कर जाएगी। तो अगर हमारे पास स्ट्रिंग स्ट्रांग है तो जितनी उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी है वहां तक आप टेंशन फोर्स को बढ़ा सकते हो। इनफाइनाइट जैसा कोई नंबर नहीं होता है, कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है कि कोई भी फोर्स को बियर कर सके, तो एक फोर्स के बाद सारे मटेरियल ब्रेक कर जाते हैं, या तो स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगी, या पुली कोलैप्स कर जाएगी, या फिर ये जो सीलिंग है वो टूट जाएगा। क्या आप बता सकते हो इसमें से कौन सी स्ट्रिंग हमारे लिए सबसे पहले टूटेगी अगर वो सबकी सेम स्ट्रेंथ हो तो? मतलब ये डाउन साइड वाली, या फिर इसके बीच वाली, फिर या नेक्स्ट वाली, या नेक्स्ट वाली, या सीलिंग वाला? तो आप कैसे पता करोगे कि जिसके पास ज्यादा टेंशन होगा और वही अपनी लिमिट को सबसे पहले पहुंचेगा? तो अगर सेम मटेरियल का बना हुआ है तो सीलिंग से जो कनेक्टेड है वो पहले ब्रेक करेगा। गुड। सीलिंग से जो कनेक्टेड है वो पहले ब्रेक करेगा क्योंकि उस पर टेंशन सबसे ज्यादा चल रहा है, और बाकी बाद में आएंगे। तो एक ब्रेक हो गया तो बाकी सब ब्रेक हो जाएंगे। आपने लिखा इन यस्टरडेज क्वेश्चन हाउ कैन m1 accelerate acceleration move m2, m1 is connected to pulley and pulley is fixed to the surface with inextensible string। m1 पुली से कनेक्टेड है और पुली इज फिक्स्ड टू अ सरफेस विद इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। उसमें पुली फिक्स नहीं है। वो जो आपने एग्जांपल देखा है, दिया है फिगर लास्ट डे क्लास का, तो उसमें पुली मूव करने वाली, जैसे कि यहाँ पर ये पुली फिक्स नहीं है, ये पुली स्ट्रिंग से हैंग कर रहे हैं। जैसे इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो, ये जो पुलीज है ना, ये फिक्स नहीं है, दे आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग। तो अगर इनको स्कोप मिलेगा, जैसे इस वाले केस में देखोगे तो ये जब ये पुली है ना, ये ऊपर जा रही होगी और ये वाली पुली नीचे आ रही होगी, पुली खुद से मूव कर रहा है। सो पुलीज आर नॉट फिक्स्ड, पुलीज आर हैंगिंग विद द स्ट्रिंग। ओके, तो जब हम स्ट्रिंग से इस तरह से कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड और हैंग कर रहा है, नॉट फिक्स्ड। ओके, आपको विजुलाइज कर रहा होगा, अच्छी बात है। और अगर ये विजुलाइजेशन चल रहा है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और आपको पता चला कि हम यहाँ से फोर्स मैग्नीफाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, हालांकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं बार बार, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेट्स से कि अपने पास एक ये प्लैंक है और बहुत सारी पुलिस को आपने लगा रखा है,
तो कितने सारे पुलिस लगेंगे उससे अपने को डर नहीं लगना चाहिए, बस अपने को आइडिया पता होगा तो काम हो जाता है। एक पुलिस लेट से यहाँ पर है, एक पुलिस लेट से यहाँ पर, एंड दे आर कनेक्टेड विद दिस बाय स्ट्रिंग, प्लैंक से ऐसे कनेक्ट कर रखा हुआ है। देन आफ्टर लेट से कि यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग जा रहा है, यहाँ पर से भी एक स्ट्रिंग जाता है, यहाँ पर से भी एक स्ट्रिंग जा रहा है और यहाँ से भी एक स्ट्रिंग जा रहा है। ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है, कैसे है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कुछ और पुलिस की अपने को जरूरत पड़ेगी, तो एक पुलिस यहाँ पर है, and there's one more police here, there's one more police here, and it goes like this. There's a ceiling, this is hanging with this ceiling, this is hanging with the ceiling, this is hanging from the ceiling, और ये कुछ ऐसा है फिक्स्ड। ये सब कनेक्टेड है, एंड लेट्स से कि यहाँ से वो सेम स्ट्रिंग वापस आ रही है एंड अल्टीमेटली एक ब्लॉक को हैंग करा रही है, छोटे से ब्लॉक को हैंग करा रही है। Let's call it this block to be one block, this plank to be two plank. And if I say कि if this plank is moving up by velocity or acceleration, let's say acceleration इसका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है प्लैंक का, तो सिंपल सी बात है कि ये ब्लॉक नीचे जा रहा होगा और इसका एक्सेलरेशन a1 है, तो मैंने डायरेक्शन भी बना के दे दिया है। क्वेश्चन सिंपल है, फाइंड a1। अपने को a1 की वैल्यू पता करनी है, दैट मीन्स a1 किस एक्सेलरेशन से जाएगा नीचे की तरफ अगर प्लैंक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है तो। एंड यू कैन विजुअलाइज कि ये सेम स्ट्रिंग है जो कि यहाँ से ऐसा पास होकर के जा रहा है। सो आप लोग 30 आंसर दे रहे हो। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो देन इट्स नॉट अ बिग डील, आपको कितना भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर क्यों ना दे दे, आप रिलेट कर लोगे। सो प्रोबेबली आपने ऐसा किया होगा कि इसका स्ट्रिंग का टेंशन टी पकड़ा होगा तो ये टी हो जाएगा, सबका टी होगा, ये भी टी होगा, ये भी टी होगा, ये भी टी होगा, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन as long as it is connected with the massless pulleys are identical। तो ये जो स्ट्रिंग्स कनेक्टेड होंगे ब्लॉक से या प्लैंक से, उनका साथ क्या चल रहा होगा, तो आप चाहो तो उनको अलग से भी ड्रॉ कर सकते हो, वो भी अपनी एक चॉइस होती है। तो हम प्लैंक को अलग से ड्रॉ कर सकते हैं और इसको भी अलग से देख सकते हैं, और केवल अपने को फोर्स टेंशन देखना है एंड एक्सेलरेशंस देखने हैं। इसका एक्सेलरेशन अपने को पता है, इसका एक्सेलरेशन को पता करना है। यहाँ पर एक टेंशन आएगा स्ट्रिंग का, एक ये पुली से कनेक्टेड है, एक ये पुली से कनेक्टेड है, इसका टेंशन इधर आएगा। So these will be the forces. If you can read it, it's perfect. Let's call it to be A2. Let's call it to be A1. ये T होगा, आप पाओगे ये 2T पास हो जाएगा, क्योंकि ये T है, ये T है, पुली के पास हो रहा है, इसका तो 2T हो जाएगा। This is also going to be 2T. This is also going to be 2T. और आप ये भी चाहो तो कर सकते हो कि आप पुली, सिंस ये मासलेस होती है ना, तो इसको अपना सिस्टम मान लोगे तो भी आपको दिखेगा कि एक T है, एक T है, एक T है, सब किस पे लग रहे होंगे, अल्टीमेटली प्लैंक पे लग रहे होंगे। या फिर आप ऐसा देख सकते हो, एक बार आपने ऐसा देखा तो अपने को जमता है, क्या जमता है,
कंस्टेंट रिलेशन समेशन ऑफ टी डॉट ए मस्ट बी इक्वल टू 0। फर्स्ट के लिए अप्लाई करो तो ये -ta1 आ जाएगा। सेकंड के लिए अप्लाई करो सेम ही डायरेक्शन में 2t मिला करके 60 बनेगा, 6ta2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन आपको आंसर देगी क्या कि a1 की वैल्यू 6 टाइम्स a2 होनी चाहिए। आप पाओगे कि ये जो ब्लॉक 1 है ना, ये बहुत फास्टर नीचे जाएगा, इसका एक्सेलरेशन इसके एक्सेलरेशन से 6 टाइम होगा, इसकी वेलोसिटी से 6 टाइम होगी। तो बाकी आंसर आपके हाथ में है। a2 अपने को पता था, तो 6 into 5 दैट मेक्स इट। इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बोर्ड इस पे दिखाई जा रही है स्क्रीन पर, वो परफेक्ट है, वही आंसर है। सो यू कैन कनेक्ट इट। ओके, इतना डिस्कशन, इतने क्वेश्चंस, एग्जांपल्स करने के बाद इट फील्स लाइक कि अब आप पुली और ब्लॉक सिस्टम कैसा भी अरेंज क्यों ना हो, आप एक इक्वेशन जरूर बना सकते हो जिसको कंस्ट्रेंट इक्वेशन के नाम से बुलाते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि टेंशन की वैल्यू बताइए, हम लोग टेंशन की वैल्यू भी बता सकते हैं। अब इसका एफबीडी में एक और फोर्स दिखा देंगे, इसका एमजी दिखाएंगे, इसका एमजी दिखाएंगे, इसके लिए न्यूटन इक्वेशन, इसके लिए न्यूटन इक्वेशन लगाएंगे और सॉल्व करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि टेंशन कितना आ रहा है और बाकी सारी चीजें भी पता चल जाएगी। वंस वी हैव अंडरस्टूड कि कंस्टेंट स्ट्रिंग के साथ कैसा चलता है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने एक का दूसरे आइडिया को हाईलाइट नहीं किया है जिसमें स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करते हैं। तो अगर हम चाहें तो इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करके फिर उसको डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं। लेकिन वो डेफिनेट सी बात है कि लेंथ दिया जाएगा, उसमें हमने कुछ सबकी डिस्टेंसेस को मेजर करनी पड़ेगी और बता सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं आप लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, इसको भी उस मेथड से सॉल्व कर देता हूँ और आप अगर रिलेट कर पाओगे तो अपना पर्पस पूरा हो जाएगा। नाउ अगर इसको हमको सपोज कर लीजिए समेशन टी डॉट ए नहीं लगाना है, जस्ट चॉइस है कि नहीं लगाना है, तो क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे? तो आप बोलोगे कि यस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझना। अल्टरनेट मेथड है और ये बेसिक है, दूसरा वाला ज्यादा बेसिक है, उसके लिए कोई ऐसा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी नहीं है। हमको पता है कि स्ट्रिंग जो भी है, ये बड़ी सी स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ चेंज नहीं करेगी कुछ भी हो जाए, इनएक्सटेंसिबल है, तो हम इसकी लेंथ को लिखना चाहेंगे। अच्छा, अभी तो ये मैंने आपको सेम लेवल पे दिखाया है, थोड़ा बहुत चलेगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब ये अपना अलग लोकेशन पे हो सकता है, ये अपना अलग लोकेशन पे हो सकता है। अगर ये स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट होगी तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो पुलीस है, इनकी ये जो लेंथ है वो फिक्स है, तो ये मूव नहीं करेंगे, ना ये लेंथ चेंज करेगी। तो अगर हम चाहे तो एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हम रेफरेंस लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा। तो ये ब्लू कलर की अगर रेफरेंस लाइन ली, ये लाइन हमारी फिक्स रहेगी। तो जब कभी हम लोकेशन किसी भी पॉइंट की लिखते हैं या फिर किसी पार्टिकल की लिखते हैं पोजीशंस, तो हमेशा एक फिक्स्ड लाइन या फिक्स्ड ओरिजिन से लिखते हैं। तो अपने को एक फिक्स्ड लाइन या फिक्स्ड ओरिजिन चाहिए, तो ये फिक्स्ड हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, देन आफ्टर आपको जो भी ब्लॉक्स नजर आते हैं उनकी पोजीशन को मेजर करो। तो इसकी पोजीशन को हम मेजर कर रहे हैं। लेट्स से इसकी जो पोजीशन है फर्स्ट वाले की, उस फिक्स्ड लाइन से ये पोजीशन y1 है, एंड द पोजीशन ऑफ द सेकेंड इज दिस, उसकी वैल्यू y2 है। इतना अपने को समझता है। अब हम y1 और y2 में रिलेशन पता कर लेंगे तो दोनों की पोजीशंस में रिलेशन आ जाएगा, तो कंस्टेंट रिलेशन बन जाएगा। फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी में रिलेशन आएगा, फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन में रिलेशन आएगा, एंड यू विल रियलाइज कि एक्सेलरेशन में यही रिलेशन आने वाला है जो अपने को दिख रहा है। कैसे समझाता हूं मैं। और ये टेक्निक आप किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किए हैं या फिर फ्यूचर में आप इनकाउंटर करने वाले हो। हम n पैरामीटर्स को लेकर के स्ट्रिंग की लेंथ को मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रिंग की लेंथ पर जब जाएंगे तो ये लेंथ हमारे y1 के बराबर आएगी, फिर ये जो लेंथ आएगी ये y2 के बराबर आएगी क्योंकि ये y2 है। अगेन ये जो कांस्टेंट लेंथ है उनको आप इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये y2 के करस्पॉन्डिंग होगा, ये y2 के करस्पॉन्डिंग होगा, ये भी y2 होगा, ये भी y2 होगा, ये भी y2 होगा, ये y2 होगा। तो y2 कितनी बार आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स y2 आएगा।
और y1 1 टाइम आएगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि y1 प्लस 6 टाइम्स y2, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी, ये बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू एग्जैक्टली स्ट्रिंग की लेंथ नहीं बता रही होगी, उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शंस होंगे, जैसे ये एक्स्ट्रा है ना, कुछ पोर्शन यहाँ पर एक्स्ट्रा जा रहा है, लेकिन जो भी एडिशनल और सब एडिशनल है वो सब कांस्टेंट है। तो और हमको पता है लेंथ भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग की लेंथ दिस प्लस कुछ कांस्टेंट टाइम आएगी या फिर कांस्टेंट आएगी, ऐसा बोल सकते हो। और ये कांस्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लेंथ से रिलेटेड है, लेंथ से रिलेटेड है। किसकी लेंथ से? स्ट्रिंग की लेंथ से। तो ये हमारा रिलेशन बन गया कंस्टेंट रिलेशन। अब समझते हैं कि क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर दो, तो ये बनेगा डी वाई वन अपॉन डी टी प्लस 6 टाइम्स डी वाई टू अपॉन डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये 0 हो जाएगा। नाउ अगर ये y1 है तो जो y1 की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी बोलते हैं, तो वो प्लस का होता है। अपोजिट डायरेक्शन में बोलते हैं तो माइनस का होता है। इसका मतलब है अगर हमने ये v1 लिखा है और इसको v2 लिखा है, सो आप पाओगे कि जो dv1 dy1 बाई dt होगा, इसकी डायरेक्शन y1 की और v1 की बराबर है, इसका मतलब ये पॉजिटिव v1 है। dy2 अपॉन dt के अपोजिट वेलोसिटी है, इसका मतलब ये नेगेटिव v2 है। सिमिलरली इनको फर्दर डिफरेंशिएट करके हम लोग एक्सेलरेशन की बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमसे यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि v1 प्लस 6 टाइम्स माइनस v2 की वैल्यू 0 आ रही है। दैट मीन्स v1 की वैल्यू 6 टाइम्स v2 आ रही है। अच्छा, जिधर v है उधर ही a है, जिधर v है उधर ही a है, इसका मतलब v का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली आपको a मिलेगा। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, dv1 by dt is equal to 6 times dv2 by dt। dv1 by dt, v1 की डायरेक्शन a1 की डायरेक्शन सेम है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा, मतलब पॉजिटिव से रिप्लेस कर देंगे। तो ये बनेगा a1 इज इक्वल टू 6, v2 और a2 की डायरेक्शन सेम है, तो ये a2 हो जाएगा। तो ये भी कंस्टेंट रिलेशन से हम लोगों ने निकाला और अपना आंसर आया a1 इज इक्वल टू 6 a2। इसमें बहुत सारे स्टेप्स को मैंने जंप मारा है और तभी आंसर आया, और यही आंसर आपने 2 लाइन में निकाल लिया, इनफैक्ट एक सिंगल लाइन पे कैलकुलेट कर लिया। सो बोथ मेथड आपके ब्रेन में होना चाहिए कि कैसे हम लोग निकाल रहे होते हैं। बैकग्राउंड में ये भी चल सकता है कि स्ट्रिंग की लेंथ हम अगर लिखते हैं और उसको कांस्टेंट क्लेम करते हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो अपना आंसर आ जाएगा। जब हम स्ट्रिंग की लेंथ लिख रहे होंगे तो जो फिक्स्ड डिस्टेंसेस होंगे उनको इग्नोर कर देंगे, क्यों? क्योंकि अगला अगला स्टेप हमारा क्या होने वाला है, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में जो फिक्स्ड चीजें आती है उनका फिक्स्ड यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो वो 0 हो जाएगा। ये अपना बेसिक मेथड, इसका कोई नाम नहीं है, ये अपना है कि आप डेफिनेशंस यूज करते हो, लेंथ यूज करते हो, लेंथ को डिफरेंशिएट करते हो, तो ये बेसिक मेथड है। ये भी कंस्टेंट रिलेशन है, ये भी कंस्टेंट रिलेशन है। तो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आपने किए उनको आप इस मेथड से भी ट्राई कीजिए। जैसे इस केस पे था, इस पे तो मूव नहीं कर रहा है, तो इसका तो कोई बनता नहीं कंस्टेंट। जैसे ये भी था, आप इसको फिक्स लाइन ले लो, आप इसकी लोकेशन मेजर करो, इसकी लोकेशन मेजर करो, फिर अपने को अल्टीमेटली m1 चाहिए, m2 चाहिए। अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से ज्यादा होंगे, ज्यादा लेंदी गिरेगा। आप देखोगे इसको सॉल्व करना काफी लेंदी जाएगा, क्योंकि इस पे देखो ये पुली भी मूव कर रहा है, ये भी पुली मूव कर रहा है, एक ये स्ट्रिंग है, इसके बाद ये भी स्ट्रिंग रोल प्ले कर रही है। बट अप्लाई करोगे तो वो भी आंसर आ जाएगा। ये सिंपल गिरता है, इसलिए हम लोग इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दिस एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन मास। आपने पूछा एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन मास। अब देखो ना, ये एक्सेलरेशन, हाँ वो मास पे डिपेंड करते हैं। तो अगर अपने को यहाँ पर जैसे इसने A2 के बारे में बताया, तो ये A2 की कैलकुलेशन मास वगैरह के बेसिस पे किया होगा। लेकिन अगर हमको एक पता है तो दूसरा जरूर हम निकाल सकते हैं विदाउट नोइंग द मास। सो जो रिलेशन है A1 और A2 के बीच में, ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अभी भी हम लोग कंस्टेंट रिलेशन के और भी केसेस देखते हैं। व्हाट इफ द कंडीशन कि जब स्ट्रिंग ही नहीं होगी हमारे पास,
और अगर स्ट्रिंग ना हो तो उस समय हम लोग क्या किस तरह से कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालते हैं। तो सिंस ये जो बेसिक मेथड आपने लर्न किया है ना, बस इसी बेसिक मेथड को हम लोग यूज करेंगे। दैट मीन्स हम पहले ये पता करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सी चीज है जो कांस्टेंट रहती है और उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारा कॉमन सेंस है उसको लगाएंगे। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। सो मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ, वो एग्जाम्पल आपके लिए कॉन्सेप्ट्स भी होंगे। और ये जो बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम में आया भी है और आने के चांस भी है, और अच्छे क्वेश्चंस में उसका डायरेक्ट यूज हो जाता है। लेट्स से कि ये वॉल है आपके पास और ये सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्लोर है। एनालिस से आपके पास एक रॉड है। तो पहले मैं आपको 1 मिनट दूंगा कि आप सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आप क्या करते हैं इसके साथ। फिर मैं आपको आइडियाज दूंगा। ये रॉड रखी हुई है और ये रॉड स्लाइड कर रही है। ये ए पॉइंट है इसका, ये कांटेक्ट का बी पॉइंट है। सिंस ये रॉड है, इसका मतलब है कि ये इसकी लेंथ नहीं बदलती है। एज सिंपल एज एनीथिंग। रॉड है, इसका मतलब है इसकी लेंथ नहीं बदलती है, फिक्स्ड लेंथ है, जस्ट लाइक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में लेंथ बढ़ती नहीं है। हालांकि स्ट्रिंग को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट भी नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई कहता है कि ए पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, देखो जब ये स्लाइड करेगा तो ए इधर जाएगा आगे की तरफ, और इस ए पॉइंट की वेलोसिटी अपने को दी गई है, लेट्स से इसको वीए पकड़ते हैं, और वीए की वैल्यू लेट्स से अपने को दी गई है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। जिस समय ये 4 मीटर पर सेकंड है, उस समय ये कितना एंगल बना रहा है वो थीटा भी पता है अपने को। लेट्स से वो थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है। इसको 4 को हटा के हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 5 कर देते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 करो 4 करो, जो भी नंबर्स तो हैंडल करना सभी को आता है। अच्छा बताइए, जब रॉड चलेगी तो उसका ए पॉइंट इसी डायरेक्शन में चलेगा और वो आपको बता दिया गया है, तो क्या बी पॉइंट भी चलेगा या बी पॉइंट अपने अपनी लोकेशन पे रहेगा? क्या बी रेस्ट पे रह पाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ फिक्स्ड है, और अगर आपने एक को आगे बढ़ा दिया तो इसको जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। फिर जब आप थोड़ा सा और कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको पता चलेगा बी चलेगा, बी हैज टू गो डाउनवर्ड्स, कोई और ऑप्शन नहीं है बी के पास। और लेट्स से जो बी डाउनवर्ड आ रहा है, इसकी वेलोसिटी वी बी है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इस इंस्टेंट पर वी बी को पता करो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। सो रॉड के किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी देकर के किसी दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी पर पूछ सकता है आपसे, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका अरेंजमेंट कैसा दिया गया है। ये 90 डिग्री पर दो वॉल्स हैं, उनके सपोर्ट पर ऐसा रखा हुआ था, स्लाइड करता हुआ ये पॉइंट आगे जा रहा है तो ये पॉइंट नीचे आएगा। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 37 डिग्री का एंगल है, तो वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट कितनी रही होगी उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, ये बताना है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ मिनट। अगर आपको कुछ जमता है तो कोशिश कर लो, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह की अप्रोच रहती है। आइडिया तो मैंने आपको बता दिया। आइडिया क्या है, इसकी लेंथ बदलनी नहीं चाहिए। तो रॉड हमारी कैसी भी हो जाए, उसकी लेंथ वही रहेगी, उसको आपको यूज करना है। एक आंसर 20/3 आया। ओके, इंटरेस्टिंग। चलेगा, मैं सॉल्व करता हूँ, आपको ध्यान से देखना है और सीखना भी है। पहले तो हम लोग उस मेथड की बात कर लेते हैं जो ये बेसिक मेथड हमने अभी यहाँ पे यूज किया। यहाँ पर भी तो हम लोग क्या कर रहे थे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को बैलेंस कर रहे थे ना, कांस्टेंट ट्रीट कर रहे थे, और उसके बाद सॉल्व कर रहे थे। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी कर सकते हैं। अब ये ओ, इसको ओ मान लीजिए, ये ओरिजिन है। हमारा ओरिजिन फिक्स्ड है, बिल्कुल फिक्स्ड है। क्या ए पॉइंट मूव कर रहा है? यस। क्या बी पॉइंट मूव कर रहा है? यस।
मान के चलते हैं कि किसी जनरल टाइम पर है जब थीटा की वैल्यू थीटा है, तो हम लोग क्या करना चाहेंगे, हम एक ही लोकेशन को मेजर करना चाहेंगे। ये जो लोकेशन है ये बदलेगी when the rod slides, this distance changes. Let's say this distance is x. You'll find कि ये जो b का लोकेशन है उस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, तो b की लोकेशन भी बदलेगी। इसका नाम हम y दे सकते हैं, या फिर xa और xb भी लिख सकते हैं, चॉइस आपकी है। दूसरा भी आंसर आ रहा है 12/5, 25/4। सो अलग अलग आपके आंसर सारे। नाउ फोकस हियर, और मेथड्स को लर्न करना है। यू विल फाइंड कि x बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। यू विल फाइंड कि y बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। यू विल फाइंड कि x की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि आगे जा रहे हैं, y की वैल्यू डिक्रीज करेगी क्योंकि नीचे आ रहे हैं। कुछ भी चले, लेकिन ये जो लेंथ l है वो नहीं बदलेगी। सो किसी भी पर्टिकुलर थीटा पर, आई मीन किसी भी जनरल थीटा पर, हम हमेशा ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर के बराबर होगी। ये कांस्टेंट रिलेशन हो गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर के बराबर होगी, जहां पर एल कांस्टेंट रहने वाला है। क्या एक्स कांस्टेंट है? नो। क्या वाई कांस्टेंट है? नो। बट क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कांस्टेंट है? यस। तो ये इसका कांस्टेंट रिलेशन हो गया। लेकिन हमको रिलेशन पोजीशन पे नहीं चाहिए, अपने को रिलेशन वेलोसिटी पे चाहिए। तो एक बार पोजीशन पे रिलेशन आता है तो हम वेलोसिटी पे पहुंच जाते हैं डिफरेंशिएट करने के बाद। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर करना है, और डी अपॉन डी टी ऑफ वाई स्क्वायर करना है, और डी अपॉन डी टी ऑफ एल स्क्वायर करना है। एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो हम इसको 0 लिख देंगे, क्योंकि एल कांस्टेंट है तो स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x आ जाएगा, फिर ये dt है और वो x है, तो आप जानते हो कि dx बाई dt करना पड़ेगा। प्लस वाई स्क्वायर का बनेगा 2y dy बाई dt। अगर इतना अपने को समझता है तो आगे बात करते हैं। अच्छा, जो dx बाई dt होगा, द रेट एट विच x इज चेंजिंग। सो जब हम dx बाई dt लिखते हैं तो ये पॉजिटिव लिखते हैं, तो ये पॉजिटिव की वैल्यू पॉजिटिव v के बराबर आ रही है, तो ये va के बराबर हो जाएगा। dy बाई dt के बारे में बात करोगे तो dy बाई dt हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस vb के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि vb डाउनवर्ड है। अगर y ये है तो dy बाई dt इधर होता है, ये dy बाई dt होता है। और dy बाई dt और vb को बराबर करना है तो डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस लगाने का। सो ये रिजल्ट्स अपने को पता है। अब इन रिजल्ट्स को हम लोग यूज करना चाहेंगे। इसके साथ मर्ज करो, तो यहाँ से अपने को क्या पता चल रहा है? यहाँ से पता चला 2 कैंसिल हो गया, x इंटू वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट किसी भी टाइम पर, प्लस y इंटू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट एट एनी टाइम। दैट मीन्स एट एनी थीटा। थीटा बदलता रहेगा, और बाद में हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू को 37 यूज कर लेंगे। तो यहाँ से अपने को क्या पता चल रहा है? अपने को ये जो पता चल रहा है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए। अगर अपने को निकालना है या बी निकालना है, जो भी निकालना है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। जैसे हमको वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ बी की जो वैल्यू आने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी एक्स बाई वाई वेलोसिटी ऑफ ए, या फिर वेलोसिटी ऑफ ए लिखोगे तो y बाई एक्स आ जाएगा। किसी भी टाइम पर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप टेन थीटा लगाओगे तो टेन थीटा की वैल्यू y बाई एक्स हमेशा रहने वाली है। जहां पर y बदलेगा, x बदलेगा, थीटा बदलेगा। तो हम चाहें तो उसको थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ b इज गोइंग टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a डिवाइड बाई टेन थीटा। और बेसिकली हम इसको कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो पॉइंट इज की रिलेशन क्या गया, रिलेशन ये बन गया। तो ये कंस्टेंट रिलेशन हो गया। ये बताएगा कि वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी आपस में कैसे रिलेटेड है। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कोई भी एक वेलोसिटी पता होगी, दूसरी वेलोसिटी हम बता देंगे अगर अपने को थीटा बताया गया है तो। यहाँ पर अपने को थीटा बताया गया है। सो ये हमारा फॉर्मूला है बेसिकली। तो जब कभी रॉड ऐसा स्लाइड कर रहा हो, ये थीटा अपने को पता हो, वी ए वी बी पता हो, तो हम ये रिलेट कर सकते हैं। दिस इज द कंस्टेंट रिलेशन। अब अपने को ए पता है, बी निकालना है, तो इसको यूज कर लो, न्यूमेरिकल वैल्यू बता दो। तो वेलोसिटी ऑफ बी विल बी वेलोसिटी ऑफ ए व्हिच इज हाउ मच, व्हिच इज 5 डिवाइड बाय 1037। अब 1037 क्या होता है उसको आप यूज कर सकते हो।
ये आएगा 5 divided by 1037 is going to be 3/4, so that becomes 20/3 meter per second. Somebody got 20/3. हाँ, अभी आप लोगों के 20/3 आंसर आ रहा है. अब ये करेक्ट हो जाएगा. हालांकि ये स्लो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इसका हमारे पास क्विक मेथड भी है, जैसे कि स्ट्रिंग में भी क्विक मेथड था, उससे भी हम लोग आंसर जल्दी निकाल लेंगे, 2 लाइन में निकाल लेंगे. लेकिन ये बेसिक भी अपने को समझ में आना चाहिए. तो अपने पास क्या है, रॉड का लेंथ फिक्स्ड है, तो जो पॉइंट्स बोले जाए उनकी लोकेशन मेजर करो और उन टर्म्स में उस लेंथ को रिलेट करो और फिर उसको डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी आ रहा होगा उसको सेटल करने की कोशिश करो. एक रिलेशन मिलता है और वही रिलेशन हमारा आंसर हो जाता है. इसी को हम लोग बहुत शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं. तो दूसरा मेथड, शॉर्ट वाला मेथड पर समझते हैं, और मोस्टली हम लोग शॉर्ट मेथड को यूज करके अपना आंसर जल्दी देंगे, क्योंकि इतना सॉल्व करने के लिए हमको 1 से 2 मिनट लगेगा ना. उस टाइम को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं. कोई स्टेप एक्सप्लेन करना हो तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेल यू द अनदर वे व्हिच इज गोइंग टू बी क्वाइट ऑब्वियस, क्वाइट सिंपलर, क्वाइट फास्ट. Okay, if you are not saying anything, I am presuming that you are getting it. The same example को मैं redraw कर रहा हूँ, और न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या है वो हमारे लिए उतना मैटर नहीं कर रही है. रिलेशन जो निकला था हमको उसी रिलेशन को पता करना है. सो लेट्स से ये अपना वॉल था जो भी था और फ्लोर था, उस पर एक रॉड को इस तरह से रखा गया था. And these were the points like A point और ये B point. Velocity of A के बारे में अपने को पता होगा, velocity of B पता करना होगा, या B पता होगा A पता करना होगा, some sort of this. So let's say this is velocity of A point, this is velocity of B point. और ये एंगल भी अपने को पता होगा, कोई ना कोई एक एंगल देगा, या तो ऊपर वाला देगा या नीचे वाला देगा, बाकी वो 90 डिग्री है. अगर 90 डिग्री भी नहीं देगा तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देगा सो दैट कि हम लोग एंगल्स पता कर सके. अच्छा, ये रॉड है. रॉड एक रिजिड बॉडी होती है. रिजिड बॉडी का मतलब होता है उसके किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं करता है. कॉमन सेंस. तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट ए और बी है, इनके बीच का सेपरेशन नहीं बदलेगा, यानी ये लेंथ नहीं बदलेगी. और इसी का हम लोग अब यूज कर चुके हैं इसके रिलेशन को पता करने के लिए. अब उसी का फिर से हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट तरीके से. नाउ, क्या बी पॉइंट मूव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. क्या ए मूव कर सकता है? बिल्कुल मूव कर सकता है. ए की वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, बी की वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, इन जनरल. यहाँ पर तो इनकी वेलोसिटीज किधर है वो हमको देख करके पता चल रही है. तो मैं एक काम करता हूँ, रॉड को अलग से दिखाता हूँ आपको और फिर समझाता. ये अपना रॉड है. इस क्वेश्चन के लिए नहीं, बल्कि इन जनरल क्वेश्चंस के लिए इस पर भी लागू रहेगा. तो कभी भी अगर अपने को रॉड दिया जाए या रिजिड बॉडी दिया जाए, सो एक ये जो पॉइंट जिसका नाम हमने बी दिया, एक ये पॉइंट जिसका नाम ए दिया, एक बात गारंटी से कही जा सकती है कि बी पॉइंट कैन हैव एनी वेलोसिटी इन एनी डायरेक्शन, ए पॉइंट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन. लेकिन ए और बी कुछ ऐसे मूव करेंगे कि इसके बीच, ए और बी के बीच का डिस्टेंस नहीं बदलेगा. ये जो डिस्टेंस है ये नहीं बदल सकता, ये वही रहेगा. इसका मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी, बी की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट करेंगे जो रॉड की डायरेक्शन में होंगे, और ए की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट करेंगे जो रॉड की डायरेक्शन में होंगे. और इन कंपोनेंट्स को हम लोग वॉच करेंगे. और सिंस हमको पता है कि इनके बीच का सेपरेशन नहीं बदलने वाला है, तो जितना पॉइंट बी आगे बढ़ेगा, ए पॉइंट को उतना ही आगे बढ़ना पड़ेगा, सेम अमाउंट से. इसका मतलब है बोथ विल हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट अलोंग द रॉड. तो अलोंग द रॉड उनके डिस्प्लेसमेंट्स बराबर होंगे, अलोंग द रॉड्स उनकी वेलोसिटीज बराबर होंगी, अलोंग द रॉड्स उनके एक्सेलरेशंस भी बराबर होंगे. तो वेलोसिटी ऑफ बी का ये भी जो भी वैल्यू आएगी और ये जो वैल्यू आएगी, दोनों बराबर आ जाएंगे. तो इन दोनों वेलोसिटीज को हम इक्वेट कर देंगे. सो अगर 1 मिनट के लिए इसका नाम हम v1 पकड़ते हैं, इसका नाम v2 पकड़ते हैं, तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि v1 मस्ट बी इक्वल टू v2, नो अदर वे आउट.
अगर V1 V2 बराबर नहीं है, इसका मतलब A और B के बीच का सेपरेशन या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, और जबकि हमको पता है ये रॉड है, ये इनके बीच के सेपरेशन को कम ज्यादा नहीं होने देगा, इसलिए V1 मस्ट बी इक्वल टू V2। तो ये कॉन्सेप्ट है, और आप इसको कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हो। जब आप इसको यूज करोगे यूजिंग वेक्टर, आपको अगली लाइन में अपना आंसर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा मैं अभी आपको बताता। तो इसको आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो, और इसके बाद सोल्यूशन वाली बात आती है, तो सॉल्व कर देता हूँ मैं। इसका एप्लीकेशन बता देता हूँ, इसको मैं एक बॉक्स में रख देता हूँ ताकि आप इसको याद रख सके। इसके बाद इनके दूसरे कंपोनेंट्स क्या होंगे? दूसरे कंपोनेंट इधर आएंगे, चलता है वो कुछ भी हो सकते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, बट अलोंग द रॉड वाले डिपेंडेंट हैं और इक्वल है। इन केस यू फॉलो दिस, तो अपने का आंसर कैसे निकल रहा है मैं आपको बताता। क्या ये VA के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं जो ओरिजिनल फिगर में, one component which is going to be parallel to the rod, another which is perpendicular to the rod. Then we can do the component of velocity of B, which is one going to be along the rod, another going to be perpendicular to the rod. कंपोनेंट्स करना अपने को बहुत आसानी से आता है, वेक्टर्स में हम लोगों ने लर्न किया हुआ है। जब आपको ये समझ में आएगा तो आप बोलोगे कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा क्लेम किया जाएगा, और अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा रहा होगा तो फिर ये थीटा क्लेम किया जाएगा। तो अगर मैं डायरेक्टली उसको लिखूं तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। आप बोलोगे कि VB का ये जो कंपोनेंट आएगा VB कोसाइन थीटा बनेगा, और ये जो कंपोनेंट आ रहा है वो VB साइन थीटा बनेगा। अपने को अलोंग द रॉड वाले कंपोनेंट्स पे इंटरेस्ट है, बाकी किसी पर नहीं। बाकी कोई और क्वेश्चन होगा तो बाकी कंपोनेंट्स को भी ध्यान देंगे। अच्छा, ये VA था तो ये कंपोनेंट कितना बनेगा? VA cos थीटा, और दिस इज गोइंग टू बी VA साइन थीटा। मैंने उसी फिगर को यूज कर लिया है। क्या आप ये देख सकते हो कि जो वेलोसिटीज हैं अलोंग द रॉड दोनों पॉइंट्स की, वो हमको पता चल गई है। तो कोई भी पॉइंट होगा रॉड में या सॉलिड बॉडी पर या रिजिड बॉडी पर, तो उसके बॉडी के बीच, उन दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन ना चेंज होगा तो ये दोनों वेलोसिटीज बराबर होंगी। तो हम ये क्लेम कर सकते हैं, क्या क्लेम कर सकते हैं? सिंस या फ्रॉम द फिगर वी कैन से कि VA cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू VB sin थीटा। नेक्स्ट लाइन में आपको इक्वेशन मिल जाएगी, VA मस्ट बी इक्वल टू VB sin थीटा बाई cos थीटा, दैट इज tan थीटा। और अगर आप चाहो तो इस तरह से लिखना चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो कि VB मस्ट बी इक्वल टू VA बाई tan थीटा, क्योंकि पिछले स्लाइड में हमने ऐसा कुछ लिखा हुआ था, VB इज इक्वल टू VA tan थीटा। तो VB इज इक्वल टू VA tan थीटा। अब आपको VA पता है, थीटा पता है, अपना आंसर दे दो। अगर आपके लिए रिपीट करना बोल सकते हो, समझ में आ गया? फैंटास्टिक है। और रॉड हो या कोई बॉडी हो, अलोंग द बॉडी आप उसके कंपोनेंट्स करोगे, एंड देन आफ्टर यू विल फाइंड कि आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, तो ये जो V1 इक्वल टू V2 कैसे है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है मैं यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देता हूँ। सिंस सेपरेशन बिटवीन पॉइंट B and A does not change, अगर दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि जितना अगर B इस डायरेक्शन में चलेगा x2 अमाउंट, तो A को इस डायरेक्शन में x1 अमाउंट चलना होगा, और ऐसा x1 चलना होगा कि x1 और x2 की वैल्यू बराबर हो गई। अब देखो ना, रॉड को अगर आप पुश करो थोड़ा सा एक साइड से, तो अगला साइड उसका कितना जाएगा? सेम अमाउंट से जाएगा। कॉमन सेंस, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम उसको x1 x2 बोल रहे हैं, इसका मतलब x1 मस्ट बी इक्वल टू x2, मस्ट बी इक्वल टू x2 along the rod। इसका मतलब dx1 by dt must be equal to dx2 by dt, डिफरेंशिएट कर दिया। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ x1 है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ x2 है, इसका मतलब वेलोसिटीज के ये डिस्प्लेसमेंट्स थे तो वेलोसिटीज बन गए, दैट विल से कि v1 इक्वल टू v2।
जो हम v1 v2 यूज कर रहे हैं वो केवल अलोंग द रॉड यूज कर रहे हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है वो अपने को नहीं पता और अपने को जरूरत भी नहीं। तो यहाँ पे वी बी कॉस थीटा क्या कर रहा है, वी ए साइन थीटा क्या कर रहा है, अपने को नहीं लेना देना। हाँ, अगर कभी पूछेगा कि दूसरा वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है तो हम बता देंगे। तो कंस्टेंट के लिए अलोंग द रॉड जाना होता है और अपने को क्लेम कर देना। विल डायरेक्शन ऑफ v1 v2 स्टे कांस्टेंट। डायरेक्शन ऑफ v1 v2 इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो किस सरफेस पर जा रहा है। जैसे कि अगर इसको इसी सरफेस पे रहना है तो v1 को इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, और ये वॉल पे कांटेक्ट पे रहेगा तो वॉल के पैरेलल चलेगा। सो उनकी जो डायरेक्शंस होंगे वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने कहाँ पर रखा है, किस तरह से स्लाइड कर रहा है और क्या चल रहा है। तो ये मेथड हमारे लिए काफी यूजफुल हो जाता है कि हम रॉड की लेंथ को ले लेते हैं और उसकी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटीज को, एक्सेलरेशंस को, पोजीशंस को इक्वेट कर सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, और अब आपको कभी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप इसको यूज कर सकते हो। अब मैंने आपको एक दूसरा भी मेथड बताया, बेसिक मेथड, उसको भी फॉलो कर सकते हो। चॉइस आपकी है, दोनों अच्छे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। और भी कई तरह के एग्जांपल्स बनते हैं, एक और एग्जांपल लेता हूँ, वहां से भी कुछ नए पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेंगे। आपने बोला है इफ वी इग्नोर v2 एंड ओनली look at v1 will the direction remain same throughout the journey? If we ignore v2, नहीं, v1 और v2 की वैल्यूज बराबर रहेंगे, और ये बराबर कितना होगा, ये बराबर कितना होगा ये अपने को नहीं पता है। ये 2 भी हो सकता है, 4 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ये नंबर बदलता रहेगा। लेकिन नंबर कुछ भी क्यों ना हो, दोनों की वैल्यूज बराबर होंगे। सो व्हाट आई एम सेइंग कि v1 इज इक्वल टू v2, आई एम नॉट सेइंग v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो देयर वैल्यूज कैन चेंज, ऑफ कोर्स दे विल चेंज, लेकिन जो v1 की वैल्यू होगी सेम v2 की वैल्यू होगी हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। सो एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम v1 विल बी इक्वल टू v2, दैट्स ऑल। एंड हाउ मच दैट इज, वो हमारा पर्पस नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे। जैसे कि इस केस में कितना था, आप देखो v1 इक्वल टू v2, ये है आपका v1 इक्वल टू v2। सो कितनी वैल्यू आ रही है, वी ए कॉस थीटा के बराबर आ रही है। आपका थीटा बदल रहा है, वी ए आपको गिवन है, इसका मतलब ये वैल्यू हमारी बदल रही है। हर थीटा के लिए, अलग अलग थीटा के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी, बट जब भी आएगी तो दोनों बराबर आएंगे। So we are sticking that both are going to have the same magnitude, and direction, what is that magnitude, that may change. Okay, let's pick another example. वो भी आपको काफी कुछ सिखाएगा, यहाँ से आप लर्न कर रहे हो, so try to understand कि क्या क्या आप चीजें सीख रहे हो। एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में आया है, सिमिलर टाइप का मैं ड्रॉ करता हूँ और इस पर भी सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। आई एम सेइंग सिमिलर, और सिंस यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो अपने को जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि लेट्स से कि अपने पास एक वेज है, ट्रायंगुलर वेज, ये रिजिड बॉडी है, ट्रायंगल है, और आपके पास एक रॉड है। हाउ टू ड्रॉ, कई तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट्स से पहले सिंपलर केस को ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला केस है। रॉड आपने ऐसा लगाया हुआ है, ये कांटेक्ट पे चला जाएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ा के ड्रॉ करेंगे तो ऐसा। फिर आप जब को बोलोगे सर ऐसा ऐसा रॉड कैसे हैंग करेगा, वो गिर जाएगा ना, तो उसके लिए हम सपोर्ट लगा देते हैं। इसको गिरने से बचाने के लिए यहाँ पर सपोर्ट लगा दिया गया, ये फिक्स सपोर्ट है, अभी गिर नहीं पाएगा। तो ये वर्टिकल मतलब इस तरह से रह सकता है। मोरोवर इसको आपने सर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है, और ये एंगल अपने को कोई थीटा दे देगा कि ये वेज का एंगल, इसको वेज बोलते हैं, आगे कई बार यूज होने वाला है, ट्रायंगुलर वेज, एंड दैट इज अ रॉड। अच्छा बताइए कि रॉड और वेज का जो कलेक्शन है ये फिक्स नहीं है, ये मूवेबल है, सरफेस पे मूव कर रहे हैं।
अगर हम वेज को मूव कराते हैं तो रॉड को मूव करना पड़ेगा। सो अगर कोई आपसे कहता है कि लेट्स से ये जो ट्रायंगुलर वेज है वो इधर किसी वेलोसिटी v1 से जाता है या एक्सेलरेशन दिया जाएगा v1 से जाता है, तो क्या आप बता सकते हो कि रॉड किधर जाएगा? रॉड के पास मैं कुछ ऑप्शंस आपको बना के देता हूँ डायरेक्शन का, आपको बताना कौन सी डायरेक्शन होगी रॉड के मूवमेंट को लेकर के। क्या रॉड हमारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा, या इस डायरेक्शन में मूव करेगा, या इस डायरेक्शन में मूव करेगा, या इस डायरेक्शन में मूव करेगा? ऑप्शंस मैं ऐसे दे रहा हूँ 1 2 3 4 ऑप्शंस। सो अगर v1 वेट, बहुत कॉमन सेंस है, v1 वेज की वेलोसिटी आपको बताया गया हो, so in which direction the rod is going to move, we can easily identify is going to be the fourth one. तो ये जो आप फोर्थ आंसर दे रहे हो ये शेयर कॉमन सेंस है, इसके लिए भी हम मैथ्स यूज करके ड्राइव कर सकते हैं, बट सिंस हमको कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है तो 4 हमारा आंसर हो जा रहा है। और आप बोलोगे कि ये कंस्ट्रेंट रिलेशन है, इन केस वेज इज गोइंग टू मूव, rod has to move, no other way out, and rod is going to move, slide or whatever you say, towards fourth direction. Now this is a simple one, we can go one step ahead. आपसे पूछ सकता है कि बताइए अगर v1 पता हो, थीटा पता हो, तो रॉड की वेलोसिटी कितनी आएगी? तो अपने को ये पता चल गया कि जो रॉड की वेलोसिटी आने वाली है वो इस डायरेक्शन में आने वाली है, और ये जो वेलोसिटी होगी लेट से v2 हो गई। अब अपने को v1 और v2 में रिलेशन बताने को पूछ रहा है, तो एक पता होगा तो हम दूसरा बता देंगे। तो क्वेश्चन इज फाइंड कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। आप नहीं निकाल पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब मैं निकाल रहा हूं वो आप लर्न कर ले, वो अपने लिए बड़ी बात है, और अगर आप निकाल लेते हैं तो ज्यादा बड़ी बात है। एक बार को v1 v2 में रिलेशन मिल गया तो एक पता होगा दूसरा बता देंगे। अच्छा बताइए यहाँ पे थीटा कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? इससे पिछले वाले केस में ये जो थीटा था ये वेरी कर रहा था, तो तभी हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था तो उसका यूज करना पड़ा बाद में। यहाँ पर ये थीटा कांस्टेंट होगा या वेरी करेगा? सो यूल फाइंड कि थीटा कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये तो वेज का ट्रायंगुलर वेज का एंगल, हाँ, तो वो कांस्टेंट होगा, तो ये हर मोमेंट पे सेम रहेगा। और इसका मतलब है कि v1 v2 में एक लिंक आएगा, वो अपने पता करना है। कई तरह से, दोनों तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये अभी हम इसको थीटा रखते हैं, ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 37, 45, 15 डिग्री, व्हाटएवर, बट कांस्टेंट होगा, ये क्लियर है। तो यहाँ पर थीटा कांस्टेंट है, वो दिख रहा है। कई बार क्या होता है ना, अपने को ये विजुलाइज करना, स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था ना कैलकुलस में, कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, तो अपने को आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है। जैसे कि यहाँ पर थीटा अपना कांस्टेंट गिर रहा है, और यही थीटा जिसको हम लोग थीटा बोला था यहाँ पर वेरिएबल था, क्योंकि जब ये स्लाइड आगे कर रहा था तो थीटा कम हो रहा था। सो ऐसा नहीं कि ए बी सी नाम से हम किसी को पहचान सकते हैं वो कांस्टेंट या वेरिएबल है। क्वेश्चन को देख करके समझना होता है कि कौन सी वैल्यू बदल रही है, कौन सी वैल्यू नहीं बदल रही है। जो नहीं बदल रही है वो कांस्टेंट है, जो बदल रही है वो वेरिएबल है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, आपने कुछ बताया है v1 sin थीटा इज इक्वल टू v2 cos थीटा, ऐसा कुछ बोला है। फिर से अपने को लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगा सकते हैं इस वाली फिगर में? लॉजिक क्या होगा, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि रॉड और वेज हर मोमेंट पे कांस्टेंट कांटेक्ट पे रहने वाले हैं, हर मोमेंट पे कांटेक्ट पे रहने वाले हैं। तो ये जो पॉइंट होगा वो साथ साथ चल रहा होगा। अगर ये पॉइंट साथ साथ चल रहा होगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम रॉड की ये वेलोसिटी निकालते हैं, अगर इसको वेक्टर से दिखाएं, इस पॉइंट पे रॉड की इधर वेलोसिटी निकालते हैं और वेज की इधर वेलोसिटी निकालते हैं, तो क्या दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे? या फिर आप ऐसा बोल लो कि रॉड और वेज दोनों यहाँ पर कांटेक्ट में है और ये कांटेक्ट मिस नहीं हो रहा है। सिंस ये मिस नहीं हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। अलोंग द रॉड रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, बिकॉज अलोंग द रॉड वो सेम वेलोसिटी से चलेंगे।
सो मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ अगर आपने डिस्कनेक्ट किया था। ये रॉड है, रॉड को सपोर्ट से लगाया गया है, ये वेज है और V1 से जा रहा है वेज, रॉड आपका V2 से आ रहा है, थीटा आपका फिक्स नंबर है, अपने को V1 और V2 में रिलेशन पता करना है। तो सिंस ये कांटेक्ट हमेशा बना रहेगा इसलिए आप इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी को बराबर करने वाले हो। सो द डायरेक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज दिस। तो इसमें हम एक रूल बना लेंगे। क्या रूल बनाएंगे? जब कभी कोई कांटेक्ट सरफेस होगा और कांटेक्ट सरफेस हमारा दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे तो परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस वेलोसिटीज एक्सीलरेशंस बराबर रहने वाले हैं, बराबर रहने वाले हैं, क्योंकि रिलेटिवली वो मूव नहीं करेंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। अगर ये अपने को समझता है तो अपने को क्या करने का, V1 का एक कंपोनेंट करना है जो इसी डायरेक्शन में जा रहा हो। कौन सी डायरेक्शन में? पैरेलल टू द नॉर्मल। जब हम ये पैरेलल टू द नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे ये, तो इसकी हमको इसका एंगल वगैरह पता करना पड़ेगा। तो उस एंगल को पता करने के लिए कुछ सपोर्टिंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे हम सपोर्टिंग लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एंगल तो थीटा होता है, क्योंकि ये थीटा हॉरिजॉन्टल से है ना। और इसका मतलब है कि ये एंगल जो बचेगा, ये बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा एंगल हो जाएगा। अगर ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा हो गया तो हम V के दो कंपोनेंट कर सकते हैं V1 के, एक इस डायरेक्शन में दैट मीन्स पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। एंड यू विल रियलाइज कि ये एंगल भी थीटा गिर रहा है, तो ये कंपोनेंट आएगा V1 कोसाइन थीटा और ये कंपोनेंट आएगा V1 साइन थीटा। क्या आपको यहाँ पे देख करके लग रहा है कि हमने वेज का वेलोसिटी निकाला है अलोंग दिस कॉमन नॉर्मल, और रॉड की वेलोसिटी अलोंग दिस कॉमन नॉर्मल इज V2। सो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे लैंग्वेज में लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रॉड एंड वेज will be same along the common normal। तो जो भी कॉमन नॉर्मल होगा उस पॉइंट के अलोंग वेलोसिटी सेम रहने वाली है। ये अपना आइडिया है। अब आप इसी आइडिया को यूज करोगे जब कभी कोई भी दो कांटेक्ट सरफेस अगर टच में रहते हैं और आपको ये पता है कि वो हमेशा टच में रहेंगे, इसका मतलब है उनकी रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द कॉमन नॉर्मल जीरो होगी। दैट मीन्स उनकी वेलोसिटी अलोंग द कॉमन नॉर्मल बराबर होंगी। जब दोनों की वेलोसिटीज बराबर होती है तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसी हो जाती है? जीरो, क्योंकि हम V1 माइनस V2 करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाती है। हम रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में भी बोल सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन होगा तो हम लोग एक्सेलरेशन वाला भी ये फंडा अप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट लाइन में अपने को आंसर मिल जाएगा। क्या कैन वी से कि दिस V2 मस्ट बी इक्वल टू दिस V1 sin थीटा? सो यू विल गेट कि सिंगल लाइन विल गिव अस आंसर V2 मस्ट बी इक्वल टू V1 sin थीटा। ना अपने को थीटा पता होगा, V1 पता होगा, V2 निकालना होगा, बता देंगे। और जो भी एक अननोन होगा वो बता देंगे, या फिर वो V1 V2 देकर के थीटा पूछ लेगा, थीटा भी बता देंगे। सो दैट बिकम्स द कांस्टेंट रिलेशन। मेकिंग सेंस? हालांकि अपने पास 2 मिनट है, अगर आपके पास पेशेंस हो तो मैं एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको देता हूँ और आप उसका आंसर निकाल देंगे। तो अपने को ये फील हो जाएगा, आपको भी ये फील हो जाएगा कि यू कैन हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस अगर कंस्टेंट पूछा गया हो तो। इसको हम लोग इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि हमने आपको इधर भी मेथड बताया था, बट यस जब हम इसको क्विकली ऐसा हैंडल कर पा रहे हैं तो उसको आप ना भी करेंगे तब भी चलेगा। सो एक क्वेश्चन फॉर यू टू आंसर, अभी आंसर करने के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है जो भी आपने डील किया। अपने पास एक ट्रायंगुलर वेज है, द वे वी हैड अर्लियर, राइट एंगल्ड है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस्ड है द वे इट वाज देयर। अपने पास रॉड है बट दिस टाइम रॉड इज वर्टिकल, और इसको इस तरह से क्रिएट किया गया है सो दैट कि उसको स्लाइड कर सके। इसको गिरने से बचाने के लिए सपोर्ट सिस्टम आपने प्रोवाइड कर दिया है, कुछ वॉल्स वगैरह क्रिएट कर दिए ताकि वो स्लाइड कर सके।
और कंस्ट्रेंट कर दिया आपने उसको मूव करने के लिए। ये आपकी रॉड है और ये एंगल थीटा आपको दिया जाएगा और ये वेज है, ट्रायंगुलर वेज है जो कि स्लाइड कर सकता है। लेट्स से वेज को आप मूव कराते हो इस डायरेक्शन में, तो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि रॉड के पास सिंस ये वॉल्स हैं तो ये वॉल्स क्या करेगा, ऊपर नीचे मूव कराने की बात कर रहेगा। तो एक ऑप्शन नीचे, एक ऑप्शन ऊपर। तो क्या बता सकते हो 1 और 2 में बहुत सिंपल क्वेश्चन है फिर भी, क्या 1 और 2 में which will be the direction of velocity of rod in case velocity of wave is shown in the direction फिगर में जो दिखाया जा रहा है। you will find this quite obvious things, right? जब ये आगे जाएगा तो ये नीचे आएगा, so ये 1 को इंडिकेट करेगा। so let's say ये जो velocity है उसका नाम v2 है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2 मीनिंग कि एक वेलोसिटी आपको देगा, दूसरी वेलोसिटी आपसे पूछ लेगा, अगर अपने को रिलेशन आता है तो हम आंसर ही बता देंगे, रिलेशन नहीं आता है तो नहीं। आइडिया क्या यूज करना है, ये लिखा हुआ है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ एट द कांटेक्ट पॉइंट इज आइडेंटिकल अलोंग द नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले टेंजेंट बनाते हैं, उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। एक आंसर आया v1 sin थीटा इज इक्वल टू v2 cos थीटा एंड अपने एग्जैक्टली उसी को रिपीट किया। गुड। सो अगर आपको जम गया तो आपको आइडिया समझ में आया तो आपको डेफिनेटली जम जाएगा। और कभी भी आप कोई फॉर्मूला याद नहीं रखोगे, बस आप देखोगे कि मोशन कैसे हो रहा है, तो आप देखोगे मोशन आप ये स्लाइड करेगा ऐसा, तो रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन आएगी, लेकिन कॉमन नॉर्मल पे वो टच को छोड़ेगा नहीं, एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा। तो अपने को कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो कॉमन नॉर्मल कुछ ऐसा जाने वाला है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, सो अपने को v1 का भी ये कंपोनेंट चाहिए, v1 का भी और v2 का भी। v1 आपको v2 ऐसा दिखाया गया था, तो इसका भी एक कंपोनेंट अलोंग द कॉमन नॉर्मल चाहिए और v2 का भी चाहिए। आप चाहो तो v2 को यहाँ पे भी ड्रॉ कर लो कि इसके पास ये वेलोसिटी थी और इसी का नाम v2 था, चलेगा, क्योंकि हमने वेज पे लिखा, तो वेज के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी v2 रहेगी, v1 रहेगी। और रॉड की वेलोसिटी भी आप यहीं पे ड्रॉ कर सकते हो, अलग ड्रॉ कर सकते हो। अब दोनों के कंपोनेंट चाहिए अपने को, तो क्या कर सकते हैं, थीटा बीटा को पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे, आप बोलोगे कि सिंस ये 90 डिग्री है और ये एंगल हमारा थीटा गिरता है, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा गिरेगा। तो v1 के दो कंपोनेंट्स अपने को समझ में आ जाएंगे, एक तो अलोंग द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ये कंपोनेंट्स यहाँ भी दिखा सकते हो, कहाँ दिखाते हो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सो v1 का ये जो कंपोनेंट है नॉर्मल वाला, वो अपने को चाहिए, तो ये बनेगा v1 sin थीटा। अब अपने को v2 का कंपोनेंट अलोंग दिस कॉमन नॉर्मल चाहिए, सो यू विल फाइंड कि अगर ये थीटा इसको हम लेके जाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, राइट। सो ये आप पाओगे ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब ये एंगल थीटा कैसे हो रहा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे तो अपने को पता चल जाएगा। एंड अगर उसको रियलाइज कराना चाहे तो आप देखोगे यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, तो ये कॉमन और ये वर्टिकल, तो ये थीटा गिर रहा है क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है, तो वो थीटा आ जाएगा। एक बार ये थीटा अपने को समझता है तो अपने को ये कंपोनेंट चाहिए वेलोसिटी का, और बेसिकली ये जो एक वेलोसिटी थी, इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट चाहिए अपने को। कितना गिरेगा, v2 cos थीटा, मैंने उसी फिगर में लिखा हुआ है। और अगर आप समझ पा रहे हो तो अपना काम हो गया है, एंड इट्स कंप्लीटेड। एंड वी से कि कॉमन नॉर्मल के क्रॉस वेलोसिटीज को बराबर करना है, दैट मींस कांस्टेंट रिलेशन इज v1 sin थीटा इज इक्वल टू v2 cos थीटा। सो आप लिख सकते हो कि v2 की वैल्यू आ जाएगी v1 टाइम्स tan थीटा।
और जो भी है, ये हमारा कंस्टेंट रिलेशन बन गया। सो v1 sin थीटा इज इक्वल टू v2 cos थीटा, अगर आपने ये लिखा है तो परफेक्टली हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो जब कभी कॉन्टेक्ट सरफेस है, मैं रिपीट करता हूँ, जब कभी कॉन्टेक्ट सरफेस हो और कॉन्टेक्ट डिटैच ना हो रहा हो, कॉन्टेक्ट हमेशा चलता रहे, सो आप पहले कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करो, फिर कॉमन नॉर्मल ड्रॉ करो, फिर इसकी वेलोसिटी उस कॉमन नॉर्मल की तरफ, इसकी वेलोसिटी उस कॉमन नॉर्मल की तरफ लेके आओ। एक्सेलरेशंस होंगे तब भी आपको यही करना है, एंड देन यू से कि दोनों बराबर है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, और आपको 2 लाइन लिखनी पड़ेंगी, अपने को आंसर मिल जाएगा। इनफैक्ट एक ही लाइन में आंसर मिल जाएगा, बस थोड़ा सा वेक्टर यूज करना पड़ेगा। टाइम भी हो गया और हम लोगों ने कंस्टेंट रिलेशन लर्न कर लिया है स्ट्रिंग के साथ, बिना स्ट्रिंग के, और इसके साथ साथ ये अपना कंस्टेंट वाला पोर्शन भी हो गया। एनएलएम भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब एक इम्पोर्टेंट फोर्स है जिसको हमको सीखना है, जिसका नाम है फ्रिक्शन, और दूसरा जो सीखना है अपने को, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बारे में। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखने की कोशिश करेंगे, 1 by 1 करके। Any quick question or query or concern, if you have, you can ask. Otherwise, it's all for the day. Okay, if there's none, so have a great time. See you in the next lecture. और इसको आप रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। Thank you guys.